हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कशिका जैन और आज इस वीडियो में मैं आपके ओसीडी से जुड़े लगभग सभी सवालों के जवाब देने वाली हूं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल मुझसे पूछा जाता है कि मैम ये ओसीडी क्यों हो जाती है, क्या इसके जेनेटिक रीज़न है या फिर लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर होती है। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ओसीडी का सही इलाज क्या है, दवाइयाँ लेनी चाहिए या फिर काउंसलिंग थेरेपीज़ करानी चाहिए, कितने लंबे समय तक इसका इलाज चलता है, एक बार ओसीडी ठीक होने के बाद कहीं दोबारा ओसीडी तो नहीं हो जाती है, और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि सबको इतनी अलग अलग तरीके की ओसीडी क्यों होती है। तो आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। ये वीडियो भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड है बाकी मेरे सारे वीडियोस की तरह, तो इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वरना आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। तो चलिए मैं आपके एक एक करके सारे सवाल के जवाब देती हूँ। सबसे पहला है सवाल कि ये ओसीडी क्यों होती है। देखिए, ओसीडी के कारण जेनेटिक भी देखे गए हैं और ये लर्निंग एक्सपीरियंस बेस भी होती है। अब एक्सपीरियंस बेस्ड ओसीडी कैसे हो जाती है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी ओसीडी की सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बना रखी हैं। आप मेरी ओसीडी की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे अंदर सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल जब हमारे अंदर डाउन चला जाता है तो उसकी वजह से भी ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसे हम ओसीडी कहते हैं, ये होने लगता है। अब ये कैसे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्यों सेरोटोनिन इतना कम हो जाता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका काम है हमारे मूड को मैनेज रखना, कंट्रोल करना। ये एक हैप्पी हार्मोन की कैटेगरी में आता है और इसका मेन प्रोडक्शन हमारे गट में होता है। तो देखिए, जब भी हम लगातार किसी भी वजह से, लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से या कुछ भी हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो गया है जिसमें हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग का एक पैटर्न डेवलप हो गया है, तो जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं तो आप ऐसा समझिए कि आप अपने अंदर सेरोटोनिन का जो कोटा होता है उसे यूज़ करते रहते हैं। अब नेगेटिव थिंकिंग अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं, मन दुखी करते हैं, आपको चिंता होती है, आपको गुस्सा आता है, तो उससे आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल डाउन होता रहता है, क्योंकि सेरोटोनिन का प्रोडक्शन जो होता है वो मेनली आपके गट ब्रेन में होता है। और आपका जो गट ब्रेन होता है वो नेगेटिव इमोशंस के लिए बड़ा सेंसिटिव होता है। अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी, आपको एंग्जाइटी रहती है, आप गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, या आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा रहता है, तो उस सब का इफ़ेक्ट आपके सेरोटोनिन लेवल्स डाउन होने के रूप में आपके सामने आता है। जैसे ही सेरोटोनिन लेवल से एक लेवल से नीचे चले जाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके की एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग का फ्लो आता है। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इंट्रूसिव थॉट्स का रूप ले लेता है और फिर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। दूसरा इसका कारण जेनेटिक्स भी देखे गए हैं। कुछ रिसर्च ऐसा साबित करती है कि जेनेटिकली भी जो है वो बच्चों में ओसीडी आ सकती है। अब मान लीजिए किसी के पेरेंट्स को ओसीडी की शिकायत हो या ओसीडी के अलावा कोई और भी इस तरीके का सीवियर डिसऑर्डर हो, सो वहाँ पर भी उनके बच्चों में आया जाता है। ख़ास तौर से कुछ रिसर्च ऐसा बताती है कि जो जुड़वा बच्चे जो एक ही एग से डिवाइड होकर वो बनते हैं उनमें ओसीडी का खतरा बहुत होता है, लेकिन जो दो अलग अलग एग से बनते हैं उनमें भी होता है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। तो अगर हम इन रिसर्च की रिपोर्ट्स की माने तो यस, जेनेटिक भी वो देखा गया है। साथ ही साथ जो मेजर वो है एक्सपीरियंस है। लाइफ के इवेंट्स के बेसिस पर ओसीडी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं ओसीडी के, जब मैं उनकी पूरी हिस्ट्री लेती हूँ, उनके चाइल्डहुड तक जाती हूँ, तो जब मुझे पता चलता है कि उन्हें बचपन से ही या तो उनकी बहुत सेंसिटिव पर्सनालिटी थी, या फिर वो इंट्रोवर्ट नेचर के थे, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, उनकी फैमिली में ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हुई, डर उनके अंदर बैठा, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाए, तो अंदर वो सप्रेस्ड होते गए। धीरे धीरे माइंड ने वो चीज़ को जनरलाइज करना शुरू कर दिया और थोड़े टाइम बाद वो क्या है, फियर उनका धीरे धीरे बढ़ता चला गया और एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसे आप ओसीडी कहते हैं, उसमें एकदम से कन्वर्ट हो गया। अब वो कैसे कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट ऐसे होता है कि धीरे धीरे अंदर ऑलरेडी आपके एंग्जाइटी होती है और एक कोई बहुत बड़ा मेजर इवेंट बहुत हाई इमोशनल इंटेंसिटी के साथ आता है और वो ऐसे कनेक्ट हो जाता है और फिर उस कनेक्शन की वजह से वो एकदम से ओसीडी डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से भी देखा गया। अब ये लर्निंग से कैसे डेवलप होती है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं,
आप मेरी ओसीडी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो ओसीडी आपके सेरोटोनिन लेवल डाउन होने की वजह से, कई बार जेनेटिक रीजंस की वजह से और लर्निंग की वजह से भी हो सकती है। देखिए अब ये लर्निंग आपकी इवन माँ के पेट से भी शुरू हो सकती है, बिकॉज जब फीटस अंदर होता है तो माँ क्या सोचती है, क्या खाती है, सब चीज़ों का प्रभाव जो है ना बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे एक एंग्जाइटी वाले पैटर्न के साथ ही, एक एंग्शियल पर्सनैलिटी के साथ ही पैदा होते हैं। तो वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना इसमें सब में बदलती रहती है। अब ओसीडी की कोई एज तो होती नहीं है। मैंने तो 6-6 साल के बच्चे भी देखे हैं जिनको ओसीडी होती है, 16 साल के भी देखे हैं, 20, 40, 50, 60 साल के लोग भी देखे हैं। तो ओसीडी किसी भी उम्र में अटैक कर सकती है, बट इसका जो मेन कॉज है वो जेनेटिक्स से भी ज़्यादा वो ये है आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, आपका थॉट पैटर्न आपका कैसा है, क्योंकि उसी से आपका सेरोटोनिन लेवल मायने रखता है और वही सब चीज़ें लर्निंग होकर आपके अंदर रिपीटेड ऑब्सेशनल थॉट्स आते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगी कि हमारे ब्रेन में एक फ़िल्टर होता है जिसका काम होता है कि इस तरीके की इंट्रूसिव डिस्टॉर्टेड थॉट्स को वहीं पर फिल्टर कर देना और बाहर फेंक देना। अब ये इंट्रूसिव थॉट्स क्या ओसीडी वालों के ही दिमाग में आती हैं? नहीं, कोई भी फिजूल की थॉट किसी के भी दिमाग में आ सकती हैं, बिकॉज हमारी पांचों सेंसेस जो इन्फॉर्मेशन अंदर भेजती रहती हैं वो कभी ना कभी ऐसा कुछ देख लेती हैं, सुन लेती हैं, एक्सपीरियंस कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो इंट्रूसिव थॉट्स बन सकती हैं। ऐसी कोई भी फैक्ट्री नहीं है जहाँ पर डिफेक्टिव माल नहीं बनता। इसी तरीके से हमारे ब्रेन की भी फैक्ट्री जिसका काम थॉट्स प्रोड्यूस करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर डिफेक्टिव थॉट्स ना बने। लेकिन वहाँ पर जो चेकिंग मैकेनिज्म होता है जिसको हम फिल्टर कहते हैं, ओसीडी वालों में इस तरीके का जो फिल्टर है वो ढंग से काम नहीं करता। तो कोई भी इंट्रूसिव थॉट आती है तो ब्रेन उसको एक रियल की तरह उसकी इमेजेस ऐसे क्रिएट कर लेता है कि ओसीडी वाले के लिए वो थॉट सच होती है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड लॉजिकली वो भी समझता है कि ये जो सब थॉट्स आ रही हैं ये फिजूल की थॉट्स हैं, लेकिन इमोशंस इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं तो वहाँ पर वो लॉजिक्स वीक पड़ जाते हैं और इमोशंस एकदम आपको कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही हाई फियर और एंग्जाइटी एलिमेंट होता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसकी लर्निंग जो है वो रिपीट होने की वजह से बार बार ओसीडी का पैटर्न और वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐसा मानिए कि रिपीट होती रहती हैं और ओसीडी आपकी बढ़ती ही रहती है। अब दूसरा सवाल कि ओसीडी का सही इलाज क्या है, क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए या इसके लिए काउंसलिंग और थेरेपी करनी चाहिए? देखिए जो मेडिसिन्स ओसीडी में दी जाती हैं वो SSRIs दी जाती हैं ताकि आपके सेरोटोनिन लेवल्स को मेंटेन किया जा सके और उससे आपका थॉट्स का जो ओवरफ्लो हो रहा होता है उस पर थोड़े टाइम के लिए एक तरीके से ब्रेक लग जाता है टेम्परेली। लेकिन कब तक आप दवाइयाँ खाएंगे? जब तक आप अपने कॉग्निशन पर, अपने थॉट प्रोसेस पर काम नहीं करेंगे तब तक आपकी ओसीडी परमानेंट ठीक नहीं होगी। ओसीडी आपको अलग अलग टाइम पर फॉर्म बदल कर भी परेशान कर सकती है, या टेम्परेली कुछ महीनों के लिए आपकी ओसीडी चलेगी, फिर उसके बाद जब आपने मेडिसिन छोड़ी तो धीरे धीरे फिर बिल्डअप होने लगती हैं। अगर आपको पता ही तब चला है, समझ में ही तब आया है, एक्सेप्टेंस ही लेट हुई है कि आपको ओसीडी है, तो इनिशियली आपको सीवियर लेवल पर जब आपकी ओसीडी है तो मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपकी माइल्ड और मॉडरेट लेवल की ओसीडी है तो वो आपकी काउंसलिंग और थेरेपी से ही ठीक हो जाती है। सीवियर ओसीडी के केस में भी आपको अल्टीमेटली अपने थॉट प्रोसेस पर ही काम करना पड़ेगा। तो इसकी बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, जैसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कराते हैं, हैबिट रिवर्सल थेरेपी कराते हैं, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी कराते हैं, हम इसमें फ्लडिंग थेरेपी कराते हैं, हम इसमें हिप्नोथेरेपी कराते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। वो सब चीज़ें जब कराई जाती हैं तो वहाँ पर थॉट प्रोसेस आपका कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग जो स्टार्ट हो जाती है उसकी वजह से तब आपकी परमानेंट ओसीडी ठीक होती है। अदरवाइज मेडिसिन खाने के बाद थोड़े टाइम बाद रिलैप्स होती है। कई बार सेम फॉर्म आपकी हो सकती है रिलैप्स, कई बार वो फॉर्म चेंज कर भी हो सकती है। तो इसका जो परमानेंट इलाज है वो तो देखिए थेरेपीज़ ही हैं, और जितना जल्दी आपको समझ में आ जाए कि आपको ओसीडी है तो वहीं पर आपको अपनी ओसीडी पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ओसीडी का डायग्नोसिस कैसे बनता है। देखिए कोई इसका ऐसा टेस्ट तो होता नहीं है, इसका तो क्लिनिकल डायग्नोसिस ही बनता है, यानी कि सिम्टम्स जब क्लाइंट आकर बताता है तो वो सिम्टम्स मैच करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हर दिन आपका 1-1.5 घंटे से ज़्यादा किसी एक ऐसे काम में आप लगा रहे हैं जो कि आप जानते हैं कि इतना टाइम इन्वॉल्वमेंट सही नहीं है और उससे आपको बॉदरेशन हो रही है, रिपीटेड थॉट्स आ रही है और आप फिजूल में वो काम करे जा रहे हैं और लगभग 2 हफ्ते तक इस तरीके की कंडीशन आपके साथ है, तो फिर हम ये मानते हैं कि ये ओसीडी है।
तो इसका एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनता है जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपको बता सकते हैं। और किस तरीके की ओसीडी आपको हो गई है, क्योंकि ओसीडी कई तरीके की होती है। जो मोस्ट कॉमन ओसीडी देखी जाती है वो कंटामिनेशन की, साफ़ सफाई की देखी जाती है, और थोड़ा रेयरेस्ट फॉर्म में सेक्शुअल वाली देखी जाती है। लेकिन अब अलग अलग तरीके की भी होती है, क्लीनिंग की भी होती है, चेकिंग की भी होती है, होर्डिंग की भी होती है, आपको इमोशनल ओसीडी भी हो सकती है, आपको एचओसीडी भी हो सकती है, आपको प्योर ओ भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके की ओसीडी होती है। ये सारी ओसीडी के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो मेजर इवेंट्स हुए हैं वो किस तरीके के हुए हैं, आपको उसी तरीके की ओसीडी ही ट्रिगर करेगी। जैसे मैं आपको एक केस का एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बच्ची जिसने हमेशा से अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई ये करते हुए देखा, और उसकी मम्मी छोटी छोटी बातों पर उसकी पिटाई कर देती थी। जैसे ही वो बच्चा वॉशरूम भी यूज़ करता था तो उसकी मम्मी उसको वॉशरूम यूज़ करने के बाद कई बार हाथ धुलाना, तेरे हाथ ठीक से नहीं धुले हैं। अगर उस बच्चे ने गलती से कोई मग छू लिया या बकेट छू लिया है तो फिर उसको भी पूरा मांजना, और उसी के सामने 1-1.5 घंटा ये प्रोसेस करती थी। तो उस बच्चे के अंदर बचपन से ही डर बैठ गया। अब वो टॉयलेट को होल्ड करने लगी। उसे टॉयलेट जाते हुए इतना डर लगता था कि फिर मम्मी पिटाई कर देगी या फिर मम्मी घंटों तक सफाई करेगी, तो वो बच्चे अंदर अंदर होल्ड करने लगा। तो वो बड़ी होती गई और कैसे कैसे मैनेज करती चली गई। अब जब वो 16 साल की थी तो उसका एग्ज़ाम था। अब एग्ज़ाम के टाइम पर उसकी कोई अच्छी तैयारी नहीं हुई होगी और उसको इतना ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा था, लेकिन वो अपनी मम्मी से नहीं कह पाई, क्योंकि उसे लगा कि अगर मैं मम्मी को अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी तो मम्मी तो प्रॉब्लम पे पिटाई करती है, तो फिर वो मुझे मारेगी और फिर वो मुझे घंटों घंटों तक पढ़ने के लिए फ़ोर्स करेगी। तो वो सब चीज़ों में वो बच्चा कई दिनों तक सोचती रही और सोचते सोचते उसने इतना अंदर सोच लिया कि उसके अंदर बहुत तरीके के डर बैठ गए। इवन उसको सुसाइडल थॉट्स भी आने लगी कि ऐसी ज़िंदगी से तो बेकार है, मर ही जाना चाहिए। और उसका एग्ज़ाम जो हुआ इस सारे डर की वजह से वो भी बिगड़ गया। अब उसके ये डर सताने लगा कि जब रिज़ल्ट आएगा तो क्या होगा। तो इस सब डर में उसने इतना ज़्यादा सोच लिया कि उस बच्चे को अंदर अंदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी ट्रिगर कर गया। और इस वजह से उसको जब भी ये सब ख्याल आता तो उसने अपनी मम्मी को देखा हुआ था कि साफ़ सफाई करते हुए, तो उसको जब ये एंग्जाइटी हुई वो वॉशरूम गई। वॉशरूम जाने के बाद उसने भी घंटों घंटों तक कई बार हाथ धोना, वॉशरूम में साफ़ सफाई, ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो उसको ये कंटेमिनेशन वाली ओसीडी डेवलप हो गई। तो देखिए ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है। हर तरीके की ओसीडी वाले जब मेरे पास आते हैं और मैं उनसे पूरी उनके बचपन तक की हिस्ट्री लेती हूँ, क्योंकि इसमें वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कोई ना कोई ऐसे इवेंट्स के लिंक सामने निकल कर आते हैं कि उस पर्सन को जिस तरीके की ओसीडी है तो उससे रिलेटेड उसकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए होते हैं। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। अब बात यह है कि ओसीडी जैसे मैंने आपको बताया कि दवाइयों में या थेरेपीज़ में क्या है, और रिलैप्स के बारे में भी मैंने आपको सब बताया। अब यह है कि ड्यूरेशन कितना चलता है। देखिए अगर आपकी माइल्ड लेवल की ओसीडी है और इवन मॉडरेट लेवल तक की है तब आपको 8-10 महीने तब भी लगेंगे ही अपनी ओसीडी को जड़ से ख़त्म करने में, वो भी बिना दवाइयों के। अगर आपकी ओसीडी सीवियर लेवल की है तो आप ऐसा मानकर चलिए 1.5 से 2 साल देखा गया है, क्योंकि ऐसा इंसान अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो इनिशियली सपोर्ट ही नहीं करता है। अगर हम उसे एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी कराते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करता है। कई बार वो रोने लग जाता है या फिर वो बीच में बहाना बनाकर कई बार थेरेपी सेशन मिस कर देता है। तो इस वजह से टाइम पीरियड लंबा लंबा खिंचता चला जाता है। तो 1.5 से 2 साल लगभग जो सीवियर लेवल की हाई इंटेंसिटी के साथ या मल्टीपल टाइप की जो ओसीडी होती है तो उसमें लग जाता है। लेकिन ठीक वो भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ओसीडी ठीक नहीं होती है। ये सिर्फ एक मिथ है कि ओसीडी अब एक बार हो गई है तो हमें ओसीडी के साथ ऐसा रहना पड़ेगा। यहीं पर मैं ओसीडी सफ़रर के फैमिली वालों को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ ओसीडी वालों के साथ एम्पैथी रखिए। ओसीडी वाला पेशेंट जानबूझ के कुछ भी नहीं करता है, उसके दिमाग में इस तरीके की इंट्रूसिव अनकंट्रोलेबल थॉट्स आती हैं और वो उसके अंदर एंग्जाइटी प्रोड्यूस करती हैं और उसके लिए ही बहुत पेनफुल होता है, जिसकी वजह से कोई और उसे समझ नहीं पाता, बल्कि सोचते हैं इसमें क्या है, कंट्रोल कर लो, आसानी से नहीं हो पाता है। मैं इतने सारे पेशेंट्स देखते देखते आप ये मानिए कि मैं ही कई बार कंडीशन देख के इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी ना इमोशनल ऐसा हो जाती हूँ कि बेचारों के साथ ये क्या हो रहा है। और इसीलिए मेरा प्रयास है कि आप लोगों के लिए ओसीडी की, एंग्जाइटी की बहुत सारी फ्री वीडियोस टाइम टू टाइम इस तरीके से बनाना, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है जब कोई मुझे पता चलता है कि उन्होंने मेरी वीडियो देखी और वो वीडियो उनको हेल्प कर रही है। तो इस सब की वजह से ही मैं आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियो बनाती रहती हूँ। आपका एक शेयर
मेरे को भी मोटिवेशन देगा कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊं और आप ना किसी और की भी मदद कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर कर बताइए कि आप और किस तरीके की जानकारी चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। और लास्टली एक क्वेश्चन और कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम अगर आपसे सेशन लेना हो तो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट है www.drkashikajain.com। तो इस पर विज़िट कर कर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ सेशन करना चाहते हैं, या आप किसी भी थेरेपिस्ट के साथ सेशन कर सकते हैं। बस आपकी OCD ठीक होनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर सारे आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप लोग मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए। मिलती हूँ जल्दी किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।